रामू बोला, अब ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। मेरे पास भी यही जाली करेंसी है, बगैर टिकट तो जा नहीं सकते। इसी तरह बातें करते और तरह तरह के खदशात का इजहार करते वो जीटी रोड पर आ गए। सड़क पर से लारियां, बसें वगैरह थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजर रही थीं। राम दुलारी बुरके का नकाब डाले पीछे खड़ी थी। रामू सड़क पर आकर हर लारी को जो गुजरांवाला की तरफ जा रही थी हाथ देता। लारी आगे निकल जाती। आखिर एक लारी लुक गई। दोनों उसमें बैठ गए। लारी चल पड़ी। कंडक्टर ने रामू से पूछा, कहाँ जाओगे मियाँ? रामू ने जेब से पैसे निकालते हुए देहातियों वाले पंजाबी में कहा, गुजरांवाला जाना है। कंडक्टर ने गुजरांवाला के 2 टिकट काट दिए। राम दुलारी रामू के साथ ही बैठी हुई थी। उसने बुरके का नकाब आगे डाल रखा था। वो दिल में सोच रही थी कि मुसलमानों का यह बुरका भी कितना अच्छा है, इसने मुझे छुपा लिया है, वरना उसे पहचाना जा सकता था। जबकि उसी रोज अखबारों में उसका फोटो भी छप चुका था। लारी अपनी मंजिल की तरफ चली जा रही थी। गुजरांवाला पहुंचने तक शाम हो गई। वो दोनों लारी अड्डे से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेलवे स्टेशन की बत्तियां रोशन थीं। रामू ने राम दुलारी को एक तरफ खड़ा करके खुद बुकिंग ऑफिस पर जाकर रावलपिंडी के 2 टिकट लिए। वहां से उसे मालूम हुआ कि पिंडी जाने वाली गाड़ी 1 घंटे बाद आएगी। वो प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। वहां पहले ही से एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में अखबार था और वो अखबार पढ़ रहा था। रामू ने निगाह फेर कर देखा। वो अखबार में छुपा हुआ राम दुलारी की फोटो वाला इश्तिहार पढ़ रहा था। कहने लगा, हमारी पुलिस निकम्मी हो गई है। इतनी खतरनाक भारतीय जासूसा उसकी कैद से निकल भागी। रामू को मजबूरन जवाब देना पड़ा। उसने कहा, हाँ बुजुर्गो, आप ठीक कहते हैं। वो आदमी राम दुलारी की फोटो को गौर से देखते हुए बोला, लगता है इस औरत को मैंने कहीं देखा है। रामू और राम दुलारी ने यह सुना तो उनके जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगी। फिर आदमी खुद ही बोला, शायद वो इसी शक्ल की औरत थी, मैंने कल सुबह लाहौर में देखी थी। रामू ने खिसियानी सी हंसी के साथ कहा, शायद आपने उसे देखा हो। बूढ़ा कहने लगा, बिल्कुल जी, देखा है, बिल्कुल यही शक्ल थी इसकी। मैं कोट लखपत वाले रेलवे फाटक की तरफ आ रहा था कि मैंने इस औरत को देखा। वो रेलवे लाइन की तरफ से आई और मेरे करीब से होकर गुजर गई। बड़ी घबराई हुई लगती थी। रामू और दुलारी ने बैक वक्त महसूस किया कि इस बेंच पर ज्यादा देर बैठना खतरे से खाली नहीं, उन्हें फौरन जगह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ये राम दुलारी ही थी जिसे उस बूढ़े ने रेलवे फाटक पर देखा था। उस वक्त वो जमुना दास को कत्ल करके वापस आ रही थी। अगरचे इस बूढ़े की कयासराई भी हो सकती थी, लेकिन अब राम दुलारी वहां से उठ जाना चाहती थी। उसने रामू को बुरके के अंदर से कोहनी का हल्का सा टहूका दिया। रामू समझ गया। उसने राम दुलारी से मुखातिब होकर कहा, बेबे, गाड़ी शायद दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर आएगी, उधर चलकर बैठते हैं। और वो दोनों जल्दी से उठे और दूसरे प्लेटफॉर्म का रुख कर लिया। रामू बोला, ये कमबख्त बूढ़ा हो सकता है ठीक ही कह रहा हो, और इसने तुम्हें जमुना दास का काम तमाम करने के बाद वापस आते देख लिया हो। राम दुलारी बोली, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि वहां रास्ते में रेलवे फाटक आता था और बस वहां से गुजरती थी। पर मैं वाकई कुछ घबराई हुई थी। इस ख्याल से नहीं कि मैंने अपने एक साथी का खून कर दिया था, बल्कि इस ख्याल से कि कोई मेरा पीछा न कर रहा हो। रामू ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है, कम से कम इस वक्त तो तुम्हें इस बूढ़े ने नहीं देखा। इस बुरके ने तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बचा लिया। उन्हें मालूम था कि पिंडी जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। चुनाचे वो काफी आगे जाकर, जहां काफी मुसाफिर थे, बेंच पर बैठने की बजाय मुसाफिरों के पास ही जमीन पर बैठ गए। जब ट्रेन आई तो सब मुसाफिर गाड़ी के डिब्बों की तरफ बढ़े। रामू को मालूम था कि इंडिया में तो औरतें और मर्द एक ही डिब्बे में बैठ जाते हैं और वहां औरतों का कोई अलग डिब्बा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान में औरतों का अलग डिब्बा होता है, बशर्ते कि वो किसी महरम के साथ ना हो। चुनाचे उसने राम दुलारी को एक अलग डिब्बे में बिठा दिया। उसने ऐसी सीट पर बिठाया जो कोने में थी, ताकि प्लेटफॉर्म से किसी की उस पर नजर न पड़े, और उसे ताकीद कर दी कि वो बुरके का नकाब डाले रखे और चेहरा नंगा न करे। अगर मुसाफिर औरतों के कहने पर उसे नकाब उलटना भी पड़े तो उस वक्त उल्टे, जब ट्रेन चल रही हो, ट्रेन किसी जगह खड़ी हो, तो वो फौरन नकाब डाल ले। रामू खुद 3rd क्लास के मर्दाना डिब्बे में सवार हो गया। डिब्बा मुसाफिरों से भरा हुआ था। ट्रेन थोड़ी देर रुकी, फिर रवाना हो गई। गाड़ी जिस वक्त पिंडी पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे। रामू और राम दुलारी स्टेशन से निकलकर टैक्सी स्टैंड पर आ गए। वहां कई टैक्सियां खाली खड़ी थीं। उन्हें कोई खासी परेशानी नहीं थी। स्टेशन से उन्हें सीधा भारतीय सिफारत खाने ही जाना था, जहां वो आधी रात को भी चाहें तो जा सकते थे। वो एक खाली टैक्सी में बैठ गए। ड्राइवर को इस्लामाबाद उस सेक्टर में चलने को कहा जहां भारत का सिफारत खाना था। दोनों ने सिफारत खाने का नाम भी न लिया। टैक्सी इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी। रामू ने टैक्सी ड्राइवर को मुतमईन करने के लिए यही बताया कि इस सेक्टर में उसका रिश्तेदार अब्दुर्रहमान अपने साहब की कोठी में खानसामा है, वो उसके पास जा रहे हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद जब भारतीय सिफारत खाने वाला सेक्टर आया तो रामू ने एक खास कोठी के बाहर टैक्सी रुकवा ली, उसे किराया देकर रुखसत किया और राम दुलारी को लेकर आगे चलने लगा। उसे और राम दुलारी दोनों को मालूम था कि भारत का सिफारत खाना वहां से 4-5 कोठियां छोड़कर है। भारत के सिफारत खाने के बाहर आकर रुक गए। बाहर गार्ड पहरे पर खड़ा था
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। रामू ने कागज की चिट पर एक खास नंबर लिखकर गार्ड को दिया और कहा, ये अंदर ड्यूटी ऑफिसर को दे दे। गार्ड ने चिट सिफारत खाने के बंद आहनी दरवाजे के अंदर एक और गार्ड को दे दी। वो उसे लेकर ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में चला गया जो वहां से करीब ही था। दूसरे ही लम्हे ड्यूटी रूम से गेट पर फोन आया कि जो आदमी आया है उसे भेज दिया जाए। गेट का छोटा दरवाजा खोल दिया गया। रामू और राम दुलारी गेट में से सिफारत खाने में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही राम दुलारी ने चेहरे पर से नकाब उलट दिया। ड्यूटी ऑफिसर इस दौरान अंदर प्रेस अटैची को फोन करके रामू और राम दुलारी का नंबर बता चुका था। प्रेस अटैची ने हिदायत की थी कि इन दोनों को अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो गेस्ट हाउस में ठहरा दिया जाए। ड्यूटी ऑफिसर ने रामू से पूछा, कोई खास इमरजेंसी तो नहीं है? मेरा मतलब है क्या प्रेस अटैची साहब से इस वक्त मिलना जरूरी है? रामू ने कहा, इतना जरूरी भी नहीं है, सुबह मिल लेंगे। भारतीय सिफारत खाने पहुंचने के बाद रामू और दुलारी बेफिक्र हो गए थे। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, फिर आप गेस्ट हाउस में आराम करें, अटैची साहब सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। रात उन दोनों ने गेस्ट हाउस में गुजारी। सुबह प्रेस अटैची खुद ही उनके पास आ गया। हम इस हिंदू प्रेस अटैची का नाम नहीं लिखेंगे, आप उसे शर्मा जी कह सकते हैं। शर्मा जी रामू और दुलारी को जानते भी थे और उनके कारनामों और उनके दहशतगर्दी के मिशन से वाकिफ भी थे। रामू ने शर्मा को बताया कि उनके लाहौर वाले दोनों खुफिया ठिकानों पर पुलिस कमांडोज ने छापा मारकर उनके बाकी सारे आदमियों को मुकुंद लाल समेत हलाक कर डाला है। प्रेस अटैची ने कहा, हमें इस वाक़े की सारी इत्तला मिल चुकी है और हमने अखबारों में छुपी हुई राम दुलारी की फ़ोटो भी देख ली है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? रामू ने कहा, हम पिंडी इसलिए आए हैं कि अपने यहाँ के बॉस को रिपोर्ट करें और आगे के प्रोग्राम के बारे में हिदायत लें। प्रेस अटैची शर्मा ने कहा, राम दुलारी की फ़ोटो मुल्क के तमाम अखबारों में छप गई है, इसे सिफारत खाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। बेहतर है कि तुम दोनों पूरा दिन इसी कमरे में गुजारो। रात का अंधेरा होते ही तुम्हें तुम्हारे बॉस शिवाजी के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। वो सारा दिन रामू और राम दुलारी ने भारतीय सिफारत खाने में गुजारा। रात के 11 बजे के करीब उन्हें एक बंद गाड़ी में बिठाकर दहशतगर्दों के बॉस और रॉ के स्पेशल एजेंट और तखीबकार शिवाजी के खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। शिवाजी ने इन दोनों को देखकर कहा, मुझे गंगू और मुकुंद लाल की मौत का अफसोस है। जमुना दास को तुम लोगों ने ऐन वक्त पर हलाक किया। अगर वो जिंदा रहता तो पुलिस कमांडो की पूछगिछ के दौरान वो उन्हें हमारा यहाँ पिंडी का खुफिया ठिकाना भी बता देता। मैं जानता हूँ वो जरा सा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रामू ने शिवाजी से पूछा, अब हमारे बारे में क्या हुक्म है? शिवाजी कहने लगे, तुम लोगों की सारी रिपोर्ट मुझे मिल गई थी, मैंने उसे नई दिल्ली भेजा है, उनके जवाब का इंतजार है। अगर उन्होंने तुम्हें वापस बुला लिया तो तुम्हें उसी वक्त वापस भारत भेज दिया जाएगा। जब तक वहां से कोई इत्तला नहीं आती तुम्हें यहीं ठहरना होगा। राम दुलारी ने पूछा, यहाँ हमारी कार्रवाइयों की क्या पोजीशन है? शिवाजी ने कहा, लाहौर में तुम लोगों के खुफिया ठिकाने पर पुलिस कमांडो के कामयाब छापों और हमारे इतने सारे आदमियों के मारे जाने के बाद हमने यहाँ कुछ देर के लिए अपनी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। वैसे भी हमारा असल काम पाकिस्तान में अपने आदमियों से राब्ता कायम रखना है, हम धमाके वगैरह कम ही करते हैं। फिर उसने राम दुलारी से कहा, राम दुलारी, अखबारों में तुम्हारी फोटो आ गई है और तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यही रहो। अगर किसी ज़रूरत की वजह से बाहर निकलना भी पड़े तो बुर्का ओढ़कर मुसलमान औरत बनकर निकलना। भारतीय दहशतगर्द रामू और राम दुलारी को हम उनके रावलपिंडी वाले खुफिया ठिकाने पर छोड़ने के बाद कुछ देर के लिए वापस अपने शेर दिल मुजाहिद कमांडो शेर खान की तरफ जाते हैं। शेर खान अपने कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म के मुताबिक रावलपिंडी में तंजीम के चीफ से मुलाकात करने रावलपिंडी पहुंच चुका था। वो उनके सादा से ऑफिस में उनसे मिला। शरई दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले तंजीम के चीफ ने शेर खान को गले लगाया और अपने पास दरी पर बिठा लिया। चीफ अपने सादा ऑफिस में दरी पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। ये इस्लाम की हकीकी मुजाहिदाना स्पिरिट के साथ इस्लाम, पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के लिए जिहाद कर रहे थे। इनका ऑफिस अगरचे सादगी का मुरक्का था, लेकिन साथ वाले कमरे में जदीद तरीन साइंसी आलात भी मौजूद थे जिनके जरिए वो अपने कश्मीर के महाज पर जिहाद करते थे, मुजाहिदीन के साथ राब्ता पैदा कर सकते थे। शेर खान ने चीफ से कहा, मुझे सीओ साहब ने बताया है कि आप मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, मैं इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ ने कहा, शेर खान, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को तुम्हारी मुजाहिदाना कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम लोगों ने वहाँ पाकिस्तान के दुश्मन भारत के दहशतगर्दों को हलाक करके और उनके खुफिया ठिकानों को तबाह करके सही मुजाहिदाना स्पिरिट का मुजाहरा किया है। दुश्मन मजीद दहशतगर्द भेजेगा, लेकिन हम इंशाअल्लाह उन्हें भी जहन्नम में पहुँचाकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। शेर खान ने कहा, इंशाअल्लाह। चीफ ने थोड़ा सा तौक़ुफ़ करने के बाद कहा, जहाँ भी
हमारी इत्तला के मुताबिक भारत के दहशतगर्दों का एक छोटा गिरोह किसी जगह रूपोश है, लेकिन हमारी एक और इत्तला के मुताबिक ये गिरोह एक दूसरे से राब्ता कायम रखने का काम करता है। लेकिन हम इस गिरोह के खुफिया ठिकाने का खोज लगा रहे हैं। बहुत जल्द इस खुफिया ठिकाने को भी तबाह करके काफिरों को जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। ये हमसे बच नहीं सकते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। मगर सबसे पहले चाय की एक एक प्याली पी ली जाए। एक मुजाहिद चाय की ट्रे उनके दरमियान रख कर चला गया। चाय के साथ एक प्लेट में सादा से रस थे। चीफ ने खुद चैनक में से चाय प्याली में डालकर शेर खान को दी। फिर अपनी प्याली में चाय डाली और एक दो घूंट लेने के बाद प्याली रख दी और शेर खान से कहा, शेर खान जी, एक हकीकत है कि भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है। वहाँ की आवाम से हमें कोई सरोकार नहीं। हम भारत की हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं और उनकी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की बात करते हैं। क़याम पाकिस्तान के साथ ही भारतीय हुकूमत ने बाहर के मुल्कों से धड़ाधड़ असलहा खरीदना शुरू कर दिया था। जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर सामने आया है, भारत ने भी अपनी एटमी ताकत बढ़ाने की रफ्तार तेज कर दी है। चीफ एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। शेर खान पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। चीफ ने कहा, हमें अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ है कि भारत का दिफाई और एटमी तहकीकाती इदारा फ़ज़ाई हमलों के सिलसिले में फौरी जवाबी कार्रवाई की हामिल, दूर तक मार करने वाले और ज़मीन से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले त्रिशूल मिज़ाइल के नए मॉडल पर काम शुरू कर चुका है और ये तजुर्बात अपने आखिरी मराहिल में है। ये मिज़ाइल सतह समंदर से ज़रा ऊपर सफ़र करता है और किसी आबदोज या किसी बहरी जहाज़ से छोड़े गए मुखालिफ समत से आने वाले मिज़ाइल को तबाह कर सकता है। इस मिज़ाइल की मार 10 किलोमीटर तक है। भारत के इस प्रोजेक्ट का चीफ कंट्रोलर और दिमाग थानू पिल्लाई है। ये शख्स यानी एटमी साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई हैदराबाद दक्कन का हिंदू ब्राह्मण है। इसका बायोडाटा हमें अपने ज़राए से मौसूब हो चुका है। इसके मुताबिक ये शख्स आला साइंसी सलाहियतों का मालिक है और एटॉमिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट की आला डिग्री हासिल करने के अलावा एटम बराए अमन का अवार्ड याफ्ता भी है। गैर शादीशुदा है। उम्र 40-42 साल है। रंग गहरा सांवला और जिस्म दरमियाना है। सर के बालों में सफ़ेदी आ रही है। मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाता हूँ। चीफ ने करीब पड़े हुए एक रजिस्टर को खोलकर उसमें से एक लिफाफा निकाल कर शेर खान को दिया। शेर खान ने उसे खोला। उसमें एक रंगीन फोटो थी। चीफ कहने लगा, ये इस आंध्र प्रदेश के रहने वाले हिंदू ब्राह्मण भारतीय साइंसदान डॉक्टर पिल्लाई की फोटो है। शेर खान बड़े गौर से फोटो देख रहा था। उसका वही हुलिया था जो चीफ ने उसे बताया था। चीफ ने कहा, इस आदमी यानी डॉक्टर पिल्लाई का बायोडाटा बताता है कि ये शख्स रंगीले मिजाज का है, शराब भी पीता है और औरतें भी इसकी दोस्त हैं। मजूरा के एक नाग मुनि की नागदासी उर्मिला से इसकी खास तौर पर दोस्ती है। भारत ने फ़ज़ा से ज़मीन और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों पर जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके पीछे इस डॉक्टर पिल्लाई का दिमाग काम कर रहा है। किसी तरह से यह आदमी गायब हो जाता है तो भारत के दिफाई तहकीकाती इदारे का ये प्रोजेक्ट और इस पर किए जाने वाला काम कम से कम 3-4 साल के लिए ज़रूर रुक जाएगा। शेर खान ने सवाल किया, सर क्या पाकिस्तान इसके जवाब में किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा? चीफ ने कहा, पाकिस्तान के साइंसदान दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं और वो भारत के एटमी सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखते हैं। अगर भारत इस मैदान में कोई पेशरफ्त करता है तो पाकिस्तान फ़ौरन उसका तोड़ दरियाफ्त करके उस पर काम शुरू कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटमी सलाहियत मौजूद है और ये दुनिया भर के एटमी साइंसदान तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी भारत के मुकाबले में बड़ी आला और बेहतरीन है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से दुश्मन के एटमी प्रोसेस के अमल में 2-3 साल का वक्फा डालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी दिफाई एतबार से बड़ी कामयाबी होगी। इससे न सिर्फ दुश्मन एटमी टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे रह जाता है बल्कि उसकी अफवाज के मोराल पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। शेर खान ने भारतीय डॉक्टर पिल्लाई की तस्वीर लिफाफे में डालते हुए कहा, सर हुक्म कीजिए, मुझे क्या खिदमत अंजाम देनी होगी? अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। चीफ के मुंह से बेख्तियार सुभान अल्लाह निकल गया। वो कहने लगा, शेर खान, यही जज्बा पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के सीने में मौगज़न है। हमारी हाई कमांड की मजलिस मुशावरत ने फैसला किया है कि जिस तरह भी हो सके भारत की दिफाई तहकीकाती इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पिल्लाई को गायब कर दिया जाए। इस मिशन के लिए हमारी मजलिस मुशावरत ने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम पहले हैदराबाद दक्कन में 3-4 साल गुजार चुके हो और तुम वहाँ जामिया उस्मानिया में भी पढ़ा करते थे। शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं उन दिनों हैदराबाद में नौकरी भी करता था और जामिया उस्मानिया में भी पढ़ता था। चीफ ने कहा, सबसे अहम बात यह है कि तुम आंध्र प्रदेश की ज़बान तेलुगु बोल और समझ लेते हो। शेर खान ने कहा, सर मैं तमिल ज़बान भी बोल लेता हूँ और जो उससे मुलिका सूबे तमिलनाडु की ज़बान है जिसका सदर मकाम मद्रास है। चीफ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे और तुम्हारे उस मिशन के लिए और भी सहूलत की बात है। शेर खान ने पूछा, सर इस डॉक्टर पिल्लाई का हेड ऑफिस कहाँ है? चीफ ने कहा, इनका हेड ऑफिस या हेड प्रोजेक्ट तो मद्रास से दूर साहिल समंदर पर विशाखापट्टनम में है, लेकिन डॉक्टर पिल्लाई जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो मजूरा में वाक़ है।
तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मजूरा भारत के जुनूब में वाक़ है। शेर खान ने कहा, जी हाँ, मैं वहां जा चुका हूँ। मजूरा मद्रास और तिरुचिरापल्ली के जुनूब में है और उसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। इनमें से बाज नाग मंदिर हैं जहाँ सांपों की पूजा होती है।